कक्षा 12 में यूपी बोर्ड की परीक्षा में बायोलॉजी का एक सेट है GR। ये 2022 में आ चुका है। इसको हल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, भ्रूण पोष की कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पर ये पूछा है कि हैप्लॉइड होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं या ट्रोप्लॉइड होती हैं। तो भ्रूण पोष को यहाँ पर बोलते हैं एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म में इसका निर्माण कैसे होता है? तो यहाँ पर एक होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n प्लस एक मेल गैमीट, दोनों मिलकर, इसमें n होती हैं, ये दोनों मिलकर यहाँ पर ये भ्रूणपोष बनाते हैं और भ्रूणपोष हमेशा होता है 3n। अर्थात यहाँ पर इसका जो ऑप्शन होगा वो ट्रिप्लॉइड त्रिगुणित होगा। इसको ट्रिप्लॉइड भी कहते हैं यहाँ पर ये। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि मेंडल के एकल संकरण क्रॉस में मटर के लंबे टॉल और डार्फ पौधों का फिनोटाइप अनुपात क्रमशः होता है। तो एकल के लिए कहते हैं मोनोहाइब्रिड कहते हैं, हाइब्रिड के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो मोनोहाइब्रिड में जो अनुपात आता है निकल कर यहाँ जो है F2PD में बताना है तो कितना होगा, 3:1 होता है। यहीं पर एक क्वेश्चन गा पूछा गया है, टाइफाइड के रोगजनक पैथोजन के बारे में पूछा गया है। ये किसके कारण होता है? तो साल्मोनेला टाइफी इसका पूरा नाम है, इसके द्वारा यहाँ पर ये होता है। यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधों का नहीं है? इसका मतलब है 3 लक्षण हैं, एक लक्षण नहीं होगा। जैसे पत्ती पर मोटी क्यूटिकल पाई जाती है, बिल्कुल सही है, ये होगा। रंध्र गड्ढे में स्थित होते हैं, ये भी सही है। गड्ढे में सक्कन स्टोमेटा होते हैं, गड्ढे में स्थित होते हैं और ये जो है बाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए होते हैं। अब जैसे नांगफनी है तो नांगफनी में जो तना है वो पत्तियों जैसा हो जाता है, ये भी सही है। पत्तियों पर रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं, ये गलत है। स्टोमेटा कम होंगे और वो भी सक्कन स्टोमेटा होंगे। तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है वो ये वाला है, इसी को यहाँ पर टिक करना है नहीं के अनुसार। क्वेश्चन है यहाँ पर 2 का ये वाला, यदि किसी पौधे के परागकण में क्रोमोसोम की संख्या 21 है तो उसकी अंड कोशिका में और युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है 2 का परागकण, ठीक, परागकण में जो गुणसूत्र हैं वो हैं 21। अब ये कह रहे हैं कि अंडकोशिका और युग्मनज में कितने गुणसूत्र होंगे? तो युग्मनज को बोलते हैं जाइगोट और इसको बोलते हैं यहाँ पर एग सेल। तो एग सेल जो है वो हमेशा n होता है, हैप्लॉइड होता है ये वाला, और ये भी हैप्लॉइड होता है। ये डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। तो ये हैप्लॉइड है, उसी प्लांट में अंड कोशिका है, ये भी जो है जनन कोशिका है। तो इसलिए यहाँ पर भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 21 होगी। लेकिन ये डिप्लॉइड है तो 2 × 21 = 42। तो यहाँ गुणसूत्रों की संख्या जो है वो हो जाएगी 42, जाइगोट के अंदर यहाँ पर होंगे। यहीं पर क्वेश्चन पूछा गया है अगला, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो जीवाणु भोजी के DNA को काटता है। तो क्वेश्चन है 2 खा। तो 2 खा में पूछा है एंजाइम का नाम जो जीवाणु भोजी, तो जीवाणु भोजी के लिए यहाँ पर बोलते हैं बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो बैक्टीरियोफेज जो है क्या है यहाँ पर,
वायरस है। वायरस ये किस पर अटैक करता है? बैक्टीरिया पर, वहीं पर इसका जीवन चक्र चलता है। तो इस बैक्टीरिया के अंदर, ये जो बैक्टीरिया होगा, इस बैक्टीरिया के अंदर इस वायरस के डीएनए को काटने के लिए एंजाइम पाया जाता है। तो यहाँ पर इस जीवाणु के अंदर जो एंजाइम होगा उसको बोलेंगे हम यहाँ पर, जो जीवाणु भोजी के यानी बैक्टीरियोफेज के डीएनए को काटेगा, तो यहाँ पर डीएनए को काटने वाले एंजाइम का नाम यहाँ पर हमें लिखना है। तो इस एंजाइम का नाम होगा रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम भी लिख सकते हैं, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम भी यहाँ पर इसको लिख सकते हैं यहाँ पर ये। तो इसका ये आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पूछा है इन्होंने कि क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा है चरघातांकी वृद्धि के समीकरण को लिखिए। चरघातांकी वृद्धि का जो समीकरण है गा हो गया यहाँ पर ये चरघातांकी वृद्धि का समीकरण पूछा है यहाँ पर ये। तो इसका जो समीकरण होता है वो होता है NT बराबर N0 ERT कहते हैं इसके लिए। यहाँ पर इस NT का जो नाम है, NT को कहते हैं T समय बाद जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व बोलेंगे इसके लिए। इस N0 को कहते हैं, N को कहते हैं यहाँ पर जीरो टाइम पर जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यहीं पर जो R है, ये R कहलाता है प्रकृति की वृद्धि की आंतरिक दर, प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर कहलाती है, यहाँ पर आंतरिक दर कहलाती है। और यहीं पर जो है E बराबर, जो E है इसी को यहाँ पर बोलते हैं प्राकृतिक लघु गुणांक का आधार, प्राकृतिक लघु गुणांक का आधार कहेंगे यहाँ पर ये। ठीक है। अब यहीं पर अगर इसका ग्राफ आ जाए तो इसका जो ग्राफ होता है वो T टाइम पर J आकार का दिखाता है। तो कहीं पर भी जो चरघातांक की वृद्धि होती है वो सदैव तब होगी जब प्रकृति में जो संसाधन है वो असीमित होंगे, तब यहाँ पर ये चरघातांक की वृद्धि होती है, अन्यथा चरघातांक की वृद्धि देखने को नहीं मिलती है। क्वेश्चन है यहाँ पर ये 2 है, 2 का यहाँ पर घा है ये वाला क्वेश्चन। यह पूछा है पात्र निषेचन को संक्षेप में लिखिए। तो पात्र निषेचन को यहाँ बोलते हैं अंग्रेजी में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि स्पर्म और ओवा जो नर और मादा है उसे बाहर निकालकर टेस्ट ट्यूब में उनका फर्टिलाइजेशन करा दिया जाएगा, संलयन करा दिया जाएगा। उसी को ही पात्र निषेचन कहा जाता है। यहाँ पर ये जैसे टेस्ट ट्यूब में भी तैयार किया जाता है तो वो पात्र निषेचन यहाँ पर कहलाता है। यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछा गया है, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए। तो दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम होगा लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस
वैसिलस। ये जो दूध है उसको दही बनाने के काम आता है। वैसे दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस भी पाया जाता है यहाँ पर ये। अब हम यहाँ 3 का अनिषेक जनित फल क्या हैं, इनका एक उदाहरण देखिए। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब हुआ बिना निषेचन के जो फल बन जाते हैं उनको अनिषेक फल कहते हैं। यहाँ पर निषेचन नहीं होता है, बिना निषेचन के ही फल बन जाते हैं। पार्थेनो कार्प कहते हैं फल। तो इसका जो उदाहरण हो गया वो हो गया केला। कभी कभी अमरूद में भी ये देखने के लिए मिलता है, अंगूर में भी ये देखने के लिए मिलता है यहाँ पर ये। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 3 का खा। सम युग्म जी एलील जोड़ा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन अब हम यहाँ पढ़ते हैं। देखिए, सम युग्म जी एलील जोड़ा, तो इसको बोलते हैं होमोजाइगस। जैसे कोई लक्षण है, लक्षण के दोनों एलील समान हो, एक जैसे हों, तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पर होमोजाइगस कहते हैं। जैसे लंबाई टॉल, तो टॉल के लिए एलील जोड़ा यदि कैपिटल टी है तो इसको बोलेंगे हम होमोजाइगस कहेंगे। जैसे बौनापन डॉफ, इसके लिए स्मॉल टी हो गया, तो इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यहाँ पर होमोजाइगस कहेंगे। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ पर, चाहे पुष्प का रंग हो, बीज की आकृति हो, ठीक है, जैसे गोल, दूसरा झुर्रीदार बीज। तो गोल बीज कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये झुर्रीदार हो गए। तो किसी भी लक्षण का यदि एलील जोड़ा एक जैसा है तो उसको बोलेंगे समयुग्म जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एलील हैं, ये जो कि एक जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है छायोद्भिद को उदाहरण देते हुए समझाइए। तो छायोद्भिद के लिए यहाँ पर स्कियोफाइट्स कहते हैं, स्कियोफाइट कहते हैं। तो यहाँ देखिए छायोद्भिद का मतलब क्या हुआ। क्वेश्चन हो गया आपका 3 गा। तो 3 गा में पूछा है छायोद्भिद पौधे। तो छायोद्भिद स्कियोफाइट प्लांट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे पौधे जो छाया में पाए जाते हैं, छाया में उगते हैं, ऐसे पौधे जो छाया में उगते हैं उनको हम स्कियोफाइट कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो छाया में उगने वाले पौधों में आ जाते हैं आपके मॉस, नेकंथीस, विभिन्न प्रकार की छाया प्रिय घास, छाया प्रिय घास। अगर हम इनके लक्षण को लिखें तो ये बहुत मुलायम होते हैं, तने कोमल होते हैं, अधिक धूप पड़ने पर ये क्या हो जाएंगे, सूख जाते हैं यहाँ पर ये। तो इन्हीं को हम छायोद्भिद पौधे कहते हैं यहाँ पर ये। यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा गया है अगला कि क्राई प्रोटीन क्या है, इसको पैदा करने वाले जीव का नाम लिखिए। तो यहाँ पूछा गया है क्राई प्रोटीन क्या है। 3 का घा, क्राई प्रोटीन। तो क्राई प्रोटीन जो है एक प्रकार का कीटों के लिए जीव
विष है ये एक प्रकार का। अब ये जो क्राई प्रोटीन है, ये जो एक जीवाणु होता है जिसको बोलते हैं बैसिलस थोरिन जीएनसिस कहते हैं, मिट्टी में पाया जाता है। तो बैसिलस थोरिन जीएनसिस में ये क्राई प्रोटीन बनती है, लेकिन ये जो क्राई प्रोटीन है उसमें इनएक्टिव रूप में बनती है, यानी वहाँ पर ये जो है सक्रिय नहीं होती है। तो बैसिलस थुरिनजिएंसिस के लिए तो ये हानि नहीं पहुँचाती है, लेकिन अगर कोई कीट, जैसे कोई कीट है, तो कोई कीट इस प्रोटीन को खा ले, ये क्राई प्रोटीन, इनएक्टिव प्रोटीन अगर किसी कीट की आंत में चली जाती है, आंत में चली जाती है, तो उस आंत का माध्यम होगा क्षारीय माध्यम होगा। अब उस क्षारीय माध्यम में जो इनएक्टिव प्रोटीन है वो हो जाएगी सक्रिय। सक्रिय हो जाते ही क्या कर देगी, ये आंत की जो सेल्स होती हैं उसके रिसेप्टर से बंध जाएगी, और बंध जाने के बाद ये आंत में छेद कर देगी। अब आंत में जैसे ही छेद हो जाएंगे तो आंत जो है वो फूल जाएगी, आंत फूल जाएगी, और आंत जब फूल जाएगी तो यहाँ पर कीट की मृत्यु हो जाएगी। जो कीट होता है उसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है यहाँ पर ये। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो है विभिन्न प्रकार की बीटी फसलें बनाई गई हैं। बीटी फसलें, तो जो बीटी फसलें हैं, इस बैसिलस थुरिनजिएंसिस है उसका जो क्राई जीन है, जो क्राई प्रोटीन बनाता है, उस क्राई जीन को ट्रांसफ़र किया गया है। तो बीटी फसलों में क्राई जीन डाला गया है जो कि उनको कीट प्रतिरोधी बनाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है 3 का डा। यहाँ पर पूछा गया है बायोरिएक्टर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी कि इस क्वेश्चन को यहाँ पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोरिएक्टर का वर्णन कीजिए। देखिए बायोरिएक्टर क्या होता है, देखिए ये है बायोरिएक्टर, ये सिलेंडर नुमा संरचना होती है। जब हम वांछित जीन, फॉर्जिन जीन जब हम किसी जीव के अंदर डाल देते हैं तो हम उससे उत्पाद प्राप्त करते हैं, जिसको बोलते हैं पुनर्योगज प्रोटीन प्राप्त करते हैं। तो पुनर्योगज प्रोटीन प्राप्त करने के लिए हमें बायोरिएक्टर की आवश्यकता होती है। तो बायोरिएक्टर कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है। यहाँ नीचे से जो है एयर भेजी जाती है, शुद्ध एयर भेजी जाती है। उसके बाद जो यहाँ ये पंखे जैसी संरचनाएं लगी रहती हैं जो इसको घुमाने के लिए होते हैं। इसके अलावा इसमें हम एक मोटर लगी रहती है जो इसको चलाती है। यहाँ पर जैसे अगर इस चलाते समय झाग बनेंगे तो यहाँ ये फोम ब्रेकर लगा रहता है। इसके अलावा यहाँ इसमें इधर से स्टीम भेजी जाती है, स्टरलाइज्ड भेजी जाती है, और इसका एसिड बेस जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है यहाँ पर ये। तो यहाँ इसके अंदर क्या करते हैं, जो परिस्थितियाँ हैं उनको नियंत्रित कर दिया जाता है, जिससे पुनर्योगज उत्पाद अच्छे से प्राप्त किया जा सकता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये जो है जो बायोरिएक्टर है इसको सिंपल स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर कहते हैं। दूसरा एक और बायोरिएक्टर आता है जिसको बोलते हैं, ये देख रहे हैं ये दंड विदोलन बायोरिएक्टर है। तो यहाँ इसको चलाने के लिए या नीचे एक रॉड में यहाँ पर ये घूमता है, नीचे से इसमें एयर प्रवाहित की जाती है। तो इसके अंदर जो बबल्स बनते हैं वो जो हैं क्या करते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया के लिए यहाँ पर ये बढ़ा देते हैं। तो इसको यहाँ बोला जाता है स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर कहा जाता है यहाँ पर ये। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में अब हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता के मध्य अंतर कीजिए। तो देखिए क्या है यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 का, यह पूछा है शीत
निष्क्रियता। ठीक। अब दूसरी तरफ यहां पूछा है ग्रीष्म निष्क्रियता। ग्रीष्म निष्क्रियता, तो शीत निष्क्रियता के लिए बोलते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन कहते हैं, और इसको बोलते हैं ऑस्टिवेशन। ऑस्टिवेशन, हाइबरनेशन कहते हैं। अब होता क्या है, बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं ठंड से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए पलायन कर नहीं सकते हैं, तो ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं, अपनी शारीरिक क्रियाओं को धीमा कर लेते हैं। जैसे पलायन ना करना, ठंड से बचने के लिए क्या नहीं करना पड़े, पलायन ना करना पड़े, तो इसलिए वो ग्रीष्म शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। जैसे भालू, तो ये जो भालू है, जैसे पोलर बियर भालू जिसको कहेंगे, तो ये जो है यहाँ ग्रीष्म निष्क्रिय, वो शीत निष्क्रियता में चला जाता है। ऐसे ही ग्रीष्म निष्क्रियता आती है जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, तब अधिक ताप व जल शुष्कन से बचने के लिए, जल शुष्कन यानी कि जल बाहर ना चला जाए शरीर से, तो जल शुष्कन से और ताप से बचने के लिए कुछ घोंगे व मछलियाँ ग्रीष्म निष्क्रियता में चली जाती हैं। तो इन दोनों में ये ठंड से बचने के लिए होता है, ये ग्रीष्म में जल शुष्कन ताप से बचने के लिए होता है। इसमें भी पलायन ना करना पड़े, इसलिए शारीरिक क्रियाओं को क्या हो जाता है, यहाँ पर धीमा हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया भालू। अब यहाँ पर कुछ घोंगे और मछलियाँ इसके अंतर्गत आती हैं, जो ऑस्टिवेशन ग्रीष्म निष्क्रियता को दर्शाती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर दूसरा, जिसको कहते, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आता रहता है बोर्ड में। शुक्र जनन क्या है? संक्षेप में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे शुक्र जनन के बारे में। तो 4 खा, शुक्र जनन, इसको यहाँ पर बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, के नाम से यहाँ पर जानते हैं। टेस्टिस होते हैं नर में होती हैं टेस्टिस। टेस्टिस में होती हैं शुक्र जनन नलिकाएं, शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, जिनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन शुक्र जनन नलिका में पाई जाती हैं। शुक्र जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि यहाँ पर मातृ कोशिकाएं होती हैं। मातृ जनन कोशिकाएं होती हैं। अब इन जनन कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अब इस अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं यहाँ पर शुक्राणु। ठीक, तो शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है उसी को ही यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ पर अब पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन कि स्पर्मेटोजेनेसिस को संक्षेप में समझाइए, संक्षेप में समझाइए। तो संक्षेप में समझाने के लिए यहाँ पर सबसे पहली जो अवस्था आती है उसको बोलते हैं गुणन प्रावस्था, प्रावस्था कहते हैं। तो गुणन प्रावस्था में क्या होता है, यहाँ पर सेल्स होती हैं स्पर्मेटोगोनियम
तो इन सेल्स में बहुत तेजी से विभाजन होता है और इनकी संख्या बढ़ जाती है। यहाँ पर ये दूसरी जो अवस्था होती है इसको बोलते हैं रिडक्शन फेज, अर्धसूत्री विभाजन। तो अब ये जो स्पर्मेटोगोनियम सेल होती हैं ये वाली, तो ये 2n होती हैं। बहुत तेजी से यहाँ पर ये सेल्स बनती हैं। बहुत तेजी से यहाँ बन गई सेल्स, तो इस प्रक्रिया को यहाँ बोलेंगे गुणन प्रावस्था। यहीं पर सेल्स जो हैं थोड़ी सी आकार में बड़ी हो जाती हैं, ग्रोथ अवस्था, ग्रोथ फेज कहते हैं। अब इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो पहले यहाँ पर बनेंगी 2 सेल्स जिसको बोलेंगे मियोसिस फर्स्ट। जब जहाँ से ये मियोसिस शुरू हो रहा है इसी को बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। अब इससे यहाँ ये जो बने तो इनमें मियोसिस फर्स्ट हो गया, तो यहाँ मान लीजिए 46 क्रोमोसोम होंगे, तो यहाँ पर 23 क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे। तो यहाँ पर ये जो बन गए इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में यहाँ मियोसिस सेकेंड होता है ऐसे, तो यहाँ बन गए ये स्पर्मेटिड बन गए। स्पर्मेटिड में होता है परिपक्वन, मैचुरेशन होता है। मैचुरेशन के पश्चात यहाँ पर ये इस तरीके से स्पर्म बन जाएंगे यहाँ पर ये। तो इस पूरी प्रोसेस के लिए यहाँ कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस नर में पाया जाता है यहाँ पर ये। क्वेश्चन है 4 और इसका हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित में संक्षिप्त में टिप्पणी किए। 1.5 मार्क्स का ये अपूर्ण प्रभाविता, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं यहाँ पर ये। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, यानी कि क्वेश्चन हो गया 4 का अपूर्ण प्रभाविता। तो अपूर्ण प्रभाविता का मतलब है कि 2 जनक हैं, ठीक, होमोजाइगस हैं और 2 जनक हैं। तो 2 जनक जो हैं वो 2 जनक हैं, अब वो F1 पीढ़ी में, उनसे उत्पन्न F1 पीढ़ी में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है, फिनोटाइप आता है, यानी कि एक लक्षण आ जाता है जो दोनों जनकों के, जो दोनों जनक होते हैं, दोनों जनकों के मध्य का होता है, मध्य का होता है, अर्थात दोनों जनकों में से किसी में भी वो लक्षण नहीं मिलता है। तो यहाँ जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है स्नैपड्रैगन का, स्नैपड्रैगन एंटी राइनम का एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये एनसीईआरटी में दे रखा है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक है रेड फ्लावर वाला स्नैपड्रैगन और एक है यहाँ पर दूसरा वाइट फ्लावर वाला स्नैपड्रैगन है। जैसे मान लीजिए ये मेल है और ये
एग सेल वाला फीमेल है। तो रेड वाले में जो जीन होंगे वो होंगे कैपिटल आर आर, एलील्स यहाँ पर कैपिटल आर आर हों, यहाँ पर होंगे स्मॉल आर आर। अब ये हो गई पेरेंट्स। तो पेरेंट्स यहाँ पर क्या है, शुद्ध जनकीय लक्षण है, यहाँ पर भी शुद्ध जनकीय लक्षण है। इनसे यहाँ क्रॉस कराया जाता है, ठीक, ये क्रॉस करा दिया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये जो आ गई यहाँ पर F1 फीलियल यानी F1 जनरेशन आ गए। तो F1 जनरेशन में यहाँ पर इन ये वाला लक्षण मिलना चाहिए या ये वाला मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दोनों के मध्य का लक्षण मिलता है, यानी 100% यहाँ पर पिंक फ्लावर उत्पन्न होते हैं। अगर हम इसी को आगे बढ़ा दें, इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन करा दें, स्वपरागण करा दें, तब हमें देखिए क्या मिलता है, आर आर। यहाँ पर ये कैसा होगा, रेड। इसको इसके साथ ले जाएं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ चले जाएं तो स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये जो बीच में हमें देखने को मिल रहा है ये हो गया यहाँ पर पिंक, और ये लास्ट में यहाँ पर ये हो गया, इसको हम बोलेंगे वाइट। तो ये जो जनरेशन हो गई इसको बोलेंगे F2 जनरेशन। तो F2 जो जनरेशन में फिनो टाइप रेशो होगा रेड, पिंक और वाइट का, होता है 1:2:1 होता है। यहाँ पर जीनोटाइप रेशो भी सेम होता है। अगर F2 में हम देखें जीनो टाइप रेशो देखें तो ये भी जो है सेम देखने के लिए मिलता है। तो इसी को यहाँ पर भूला जाता है अपूर्ण प्रभाविता। क्वेश्चन है वैक्सीनेशन, टीकाकरण, वैक्सीनेशन। देखिए 4 गा और सेकंड टीकाकरण। देखिए वैक्सीनेशन क्या होता है, तो किसी का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करना है, रोग होने से पहले उसके अंदर हमें प्रतिरक्षा तंत्र डेवलप करना होता हो, तब हम उसका वैक्सीनेशन करते हैं, टीका लगाया जाता है उसके लिए। तो वैक्सीनेशन या टीका में क्या किया जाता है, जो रोगाणु होते हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, या उनके एंटीजन होते हैं, उनको मृत करके या निष्क्रिय बनाकर शरीर में पहुंचाया जाता है। रोगाणुओं को, यानी कि जो जर्म हैं, बैक्टीरिया वायरस आदि हैं, या उनके रोग उत्पन्न करने वाले एंटीजन्स हैं, कुछ रसायन वगैरह वो उत्पन्न करते हैं, उनको मृत करके या निष्क्रिय बनाकर या उनकी सक्रियता को छीन करके मनुष्य की शरीर में डाला जाता है। अब मनुष्य के शरीर में डालने से क्या होता है, मनुष्य का जो प्रतिरक्षा तंत्र है ये हो जाता है सक्रिय। ठीक, ये रोग तो नहीं फैला सकते हैं, लेकिन इनको देखकर इनका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो सक्रिय हो जाता है। अब शरीर में होती हैं लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं। ये एंटीबॉडीज जो मृत हमारे शरीर के अंदर गए हैं उनको ये नष्ट करेंगी, लेकिन इन्हीं में से कुछ जो सेल्स होती हैं वो मेमोरी सेल्स के रूप में बदलकर शरीर के अंदर रह जाती हैं, जो भविष्य में उस रोगाणु से सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसी को बोला जाता है वैक्सीनेशन कहा जाता
है यहाँ पर, जो मेमोरी सेल्स बन जाएंगी, जो भविष्य में उन रोगाणुओं को पहचान लेंगी। अगर शरीर के अंदर वास्तविक कोई रोगाणु जा रहा है, उसको पहचान कर उसको बहुत जल्दी से नष्ट कर देंगी यहाँ पर। तो पहले से तैयार होगा तो इसको विकसित होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन में क्या किया गया, शरीर के अंदर रोग के प्रति सुरक्षा तंत्र एक विकसित कर दिया जाता है। क्वेश्चन है यहाँ पर, स्त्री के जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो या तो नर जनन तंत्र का या स्त्री जनन तंत्र का। दो क्वेश्चन है, दो में से एक जो है वो पेपर में आपको देखने के लिए मिल सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये है 4 का घ। केवल यहाँ पर जो डायग्राम है वो बनाना है, स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो बहुत इजीली हम इसको बना सकते हैं। देखिए, तो ये हो गया इसमें ओवेरी, इधर ये हो गया ओवेरी, तो एक राइट हो गया और एक को लेफ्ट हो गया। ठीक, तो ये जो है ओवेरी अंडाशय है, बोर्ड लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा रहता है, बोर्ड उसके साथ बोर्ड लिगामेंट्स के द्वारा ये जुड़ा रहता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कुछ झालर जैसी संरचना दिखाई देती है। इस झालर जैसी संरचना को बोलते हैं फिम्बरी कहा जाता है। फिम्बेरी कहा जाता है। ये क्या करेगी, यहाँ से जब ओवम आएगा तो उस ओवम को पकड़कर कहाँ पहुँचा देगी, अंदर पहुँचा देगी यहाँ पर। ये अब इसका जो चौड़ा भाग है ये वाला, ये इसको इनफंडिबुलम कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं। अब यही ये जो मुड़ा हुआ भाग है इसको बोलते हैं एम्पुला, एम्पुला कहते हैं। यहीं पर ये जो भाग है इसको बोलते हैं इस्थुमस, इस्थुमस कहते हैं यहाँ पर। ये तो ये जो एम्पुला है यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। ये और ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों पार्ट्स मिलकर यहाँ पर बनाते हैं फैलोपियन ट्यूब बनाते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वो यही एम्पुला में होती है यहाँ पर। ये दूसरा, अगर हम इसमें देखें तो ये कुछ नाशपाती जैसा ये भाग दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं यूट्रस कहते हैं यहाँ पर, ये गर्भाशय कहते हैं यहाँ पर। ये तो सेम संरचना होती है, एक लेफ्ट और एक को राइट करके इसके लिए बोला जाता है।
अब ये जो है गर्भाशय की दीवार कहलाती है। तो गर्भाशय की दीवार है सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, एक बीच की दीवार हो गई मीजोमेट्रियम, और सबसे बाहर हो गई, इसको यहाँ पर बोलते हैं परिगर्भाशय, यानी कि सबसे बाहरी मैट्रियम की दीवार कहलाएगी यहाँ पर। ये दूसरी ये जो है सेर्विक्स कहलाती है, गर्भाशय की ग्रीवा कहलाती है सेर्विक्स, और ये सेर्विक्स कैनाल कहलाती है यहाँ पर। ये इसको बोलेंगे यहाँ पर सर्विकल सर्विकल कैनाल कहते हैं, कैनाल के नाम से यहाँ पर जानते हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो इसको वेजाइना यानी योनि कहा जाता है। तो इस तरीके से हम डायग्राम बनाकर पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं, कलर्ड बना सकते हैं डायग्राम। क्वेश्चन है मेंडल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो वैसे तो एनसीईआरटी में यहाँ नहीं दिया है मेंडल पर, मेंडल के इतिहास वगैरह के बारे में नहीं दे रखा है, फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं। मेंडल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो क्वेश्चन है ये 5 का है यहाँ। तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, तो इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, रखा गया था इनका ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इनकी जो बर्थ जन्म है वो हुआ है 22 जुलाई सन 1822 को हुआ है। और इनका जो जन्म है वो हुआ है सिलेसियन नामक स्थान पर, जो कि कहलाता है यहाँ पर हैज़ोस कहलाता है। यहाँ पर ये हैज़ोस जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। इन्होंने जो है मटर के पौधे पर प्रयोग किए हैं, क्योंकि ये जो है ब्रून शहर में ये पादरी हो गए, और उसके बाद इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए हैं। तो मटर के पौधों पर 7 ईयर्स यानी कि 7 साल तक प्रयोग किए हैं। और ये प्रयोग जो किए हैं उन्होंने 1856 से 1863 तक। उसके बाद इन्होंने जो अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, यानी अपने जो प्रयोग इन्होंने यहाँ पर किए हैं, उन प्रयोगों को एक पत्रिका नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में प्रकाशित कराया था 1865 में, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। और वहीं पर इन्होंने 2 व्याख्यान भी दिए हैं। और इनकी जो मृत्यु है वो है 6 जनवरी सन 1884 को इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन इनके प्रयोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिकों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले थे। फिर उन्हीं निष्कर्षों को मेंडल से मिलाया गया था, तब देखा गया था कि ये तो मेंडल पहले ही कर चुके हैं। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो इनके जो हैं 3 नियम हैं, जिनको वंशागत के नियम के नाम से यहाँ पर जानते हैं। प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम, और स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम से इनको जानते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है 5 का खा, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा को उदाहरण देते हुए भेद कीजिए। तो यहाँ एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी में अंतर लिखना है। सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरा हो गया यहाँ पर, इसको बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इसको बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी, और इसको बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी।
निटी कहेंगे यहाँ पर ये। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, जैसे किसी के शरीर में रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं तो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र उनके प्रति एंटीबॉडी बनाता है। तो ये जो एंटीबॉडी हैं शरीर के अंदर बनती हैं, रोग के प्रति बनती हैं। यहाँ पर जो एंटीबॉडी हैं, किसी उस रोग की एंटीबॉडी किसी दूसरे जीव के शरीर में रोग होने से पहले ही तैयार कर ली जाती है, तो उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र विकसित होने में समय लगता है। यहाँ पर कोई समय नहीं लगता क्योंकि एंटीबॉडी दूसरे के शरीर में पहले से ही तैयार कर दी गई है। यहाँ पर ये जो है स्थायी होती है, क्योंकि यहाँ मेमोरी सेल्स बन जाती हैं जो भविष्य में उनको याद रखने का काम करती हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, अस्थायी होती हैं, रोग को जल्दी समाप्त करके ख़त्म हो जाती हैं। ये जो है हानिकारक नहीं होती हैं, हानिकारक नहीं होती हैं। ये हानिकारक हो सकती हैं, हानिकारक हो सकती हैं, जैसे एलर्जी वगैरह उत्पन्न कर सकती हैं। लेकिन यहाँ रोग ठीक होने में समय लगता है, क्योंकि ये शरीर खुद उस रोग को पहचान कर उसके प्रति कोशिकाओं को विकसित करता है, एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी बनने में समय लगता है। यहाँ एंटीबॉडी पहले से तैयार होती हैं तो जल्दी ठीक हो जाते हैं व्यक्ति। तो इसको बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा और इसको बोलते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर टिप्पणी पूछी है, सबसे पहले पूछा है अंतरजातीय स्पर्धा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं इसके लिए। जैसे किसी भौगोलिक क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक जातियां रह रही हों और वो जातियां 2 या 2 से अधिक जातियां रह रही हों और वो जातियां समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, जैसे समान भोजन के लिए, समान आवास के लिए या समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, तो उसको अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा कहते हैं, अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं। लेकिन यहाँ देखने के लिए मिलता है कि जब समान संसाधनों के लिए अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा शुरू होती है तो एक जाति देर सवेर वहाँ से स्थानांतरित हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। एक ही जाति जो है वहाँ पर रह जाती, बाकी दूसरी जाति जो है वो ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर ये, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं यहाँ पर ये। यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछा गया दूसरा, सिंड्रोम्स। तो सिंड्रोम्स जो शब्द है उसका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है संकेतों और लक्षणों के लिए। तो सिंड्रोम संकेतों और लक्षणों का एक समूह है जो किसी विशेष बीमारी या विकार से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर ये जब एक सिंड्रोम एक निश्चित कारक के साथ जोड़ दिया जाता है तो वह बीमारी कहलाती है। जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम कहते हैं, एक बीमारी हो गई डाउन सिंड्रोम। हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। हम बोलते हैं कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टिक पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्राइटू चैट सिंड्रोम। तो ये जो सिंड्रोम है वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सिंड्रोम है उसको एक निश्चित कारक के साथ जोड़ दिया गया है। निश्चित कारक के साथ जब जोड़ दिया जाएगा तब उसको यहाँ पर बोला जाता है डिसीज, जेनेटिक डिसीज बोला जाता है। यहाँ पर यही एक क्वेश्चन पूछा है पारिस्थितिक विविधता। पारिस्थितिक विविधता का मतलब है जैसे एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जैसे हमारा भारत है, तो भारत में अगर हम देखेंगे राजस्थान जाएंगे तो मरुस्थल मिलेगा, मुंबई चले जाएंगे तो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएंगे तो पहाड़ी मिलेगा, दलदलीय मिलेगा, कहीं नदी मिलेंगे, कहीं तालाब पारिस्थितिक तंत्र मिलेगा, समतल पारिस्थितिक तंत्र मिलेगा, वन पारिस्थितिक तंत्र मिलेंगे। तो इन सभी को यहाँ बोला जाता है पारिस्थितिकीय विविधता कहा जाता है। जैसे किसी बड़े स्थान पर अगर हम देखें तो वहाँ विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। आनुवांशिक विविधता का मतलब है जैसे एक जाति में आनुवांशिक स्तर पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता देखने के लिए मिलती है।
जैसे हमारे देश में धान की 50,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, आम की लगभग 1,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी को यहाँ पर बोला जाता है आनुवंशिक विविधता। क्वेश्चन है यहाँ प्लेसेंटा, पिछले सेट में हम पढ़ चुके हैं। तो प्लेसेंटा जो है गर्भाशय से और भ्रूण के साथ, जो फीटस होता है उसके साथ जुड़ा रहता है, डिस्क टाइप सर स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर ये, और ये जो है भ्रूण और माता के जो टिश्यू है उनसे मिलकर बना हुआ होता है। तो प्लेसेंटा क्या करेगा, एक डिस्क टाइप स्ट्रक्चर होती है जो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, सुरक्षा आदि का काम करती है। इसके बाद इसको समझा देता हूँ। चैप्टर सेकेंड है फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में मेगा स्पोरोजेनेसिस के नाम से यहाँ पर जानते हैं। जब ओव्यूल बनता है तो बीजांड के अंदर जो फंक्शनल मेगा स्पोर होता है, जिसको मेगा स्पोर मदर सेल्स कहते हैं, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 मेगा स्पोर बनते हैं। उस प्रक्रिया के लिए यहाँ पर बोला जाता है गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा है डीएनए और आरएनए में अंतर। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है पेपरों में। तो आरएनए में और डीएनए में अंतर पूछा है यहाँ पर। जैसे आरएनए अधिकांशतया सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ये डबल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। आरएनए में AUGC नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, इसमें ATGC नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। इसमें अधिक उत्परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, इसमें कम उत्परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। ये अधिकांश प्रोटीन संश्लेषण के लिए इस पर कोडॉन पाए जाते हैं। यहाँ पर ये आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है, लेकिन ये वायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में यहाँ पर ये काम करता है। ये वाला क्वेश्चन हम पिछले उसमें पढ़ चुके हैं। सहोपकारिता, म्यूटुअलिज्म को उदाहरण देकर समझाइए। तो 2 जीव जातियों का ऐसा समूह जिसमें दोनों को लाभ होता है उसको सहोपकारिता कहा जाता है। जैसे लाइकेन का उदाहरण बताया था आपको, माइकोराइजा का उदाहरण बताया था, परागकणकारी कीट का एक उदाहरण बताया था, आर्किड पादप का उदाहरण बताया था। ये जो है सहोपकारिता के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं।